भवानी सिंह प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ कि प्रदेश की वर्तमान स्थिति पर ये सदन विचार करे, इसके ऊपर अपना जो है वक्तव्य जो है इस मान्य सदन में रखिए। मान्य श्री भवानी सिंह पठानिया। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। अध्यक्ष महोदय, वित्तीय स्थिति के ऊपर बहुत सारी चर्चाएं पिछले 10-15 दिन के अंदर आपने भी सुनी होंगी, हम सभी सुन रहे हैं। और एक किस्म से ये एक सनसनी जो है वो फैलाई जा रही है कि हिमाचल प्रदेश की वित्तीय स्थिति क्या है और उसके पीछे क्या कारण है, और पता नहीं वित्तीय स्थिति ठीक है कि नहीं है। और मेरे हिसाब से आज ये सदन ये चर्चा जब करेगा प्रदेश की वित्तीय स्थिति के बारे में, तो इसमें हमको वित्तीय स्थिति की पृष्ठभूमि के पीछे काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो कि देखने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और आप ये देखिए कि एक सरकार का दायित्व क्या होता है। एक सरकार का दायित्व ये होता है कि वह व्यवस्था को ढंग से चलाए। उसके अलावा जो भी हमारे प्रदेश के लोग हैं, जो हमारे जनमानस है, उनकी जो अपेक्षाएं हैं, उनकी जो आकांक्षाएं हैं, हम उन पर जो है वो खरा उतरने की कोशिश करें। तो मैंने एक स्कैनिंग करी पिछले लगभग 25-30 साल की, और 25-30 साल में मेरे हिसाब से जो भी सरकार जो है वो सत्ता में आई, उस सरकार ने ये कोशिश की कि जो भी प्रदेश की जो हमारी जनमानस है, जो हमारे प्रदेश के लोग हैं, जो हमारे प्रदेश के युवा हैं, जो नौजवान हैं, जो बुज़ुर्ग हैं, जो हर वक्त जो हमारा वर्ग है, उसकी अपेक्षाओं पर खरा उतरने की हर सरकार ने कोशिश की। हर सरकार ने वो सब काम करने की कोशिश की जिससे जो प्रदेश के जो लोग हैं उनकी जो एक स्थिति है वो बेहतर हो पाए, जो उनकी एक जो आकांक्षाएं हैं, जो अपेक्षाएं हैं वो पूरी हो पाएँ। हमने क्या क्या किया, ये मैंने एक छोटी सी लिस्ट बनाई है। हर सरकार ने जो है वो सुविधाएं देने की कोशिश की। हमने संस्थान खोले, हमने एजुकेशन के रूप में हमने स्कूल खोले, हमने जो है कॉलेज खोले, हमने यूनिवर्सिटियां बनाई। हमने इसके अलावा और क्या क्या किया, हमने हॉस्पिटल्स खोले, हमने सिविल हॉस्पिटल खोले, हमने डिस्पेंसरियां बनाई। उसके बाद हमने जो है पशु औषधालय बनाए, हमने विभिन्न दफ्तर खोले। हर सहूलियत को जो है वो जनता की तरफ जो है वो लेके जाने की हमने कोशिश की। और ये सब सहूलियतें पहुँचाते पहुँचाते हम एक वेलफेयर स्टेट का जो हमारा एक ऑब्जेक्टिव होता है, जो औचित्य होता है, हमने वो भी करने की कोशिश की। हमने मुफ्त राशन तक दिया। पिछली सरकार ने जाने से पहले आप जानते हैं कि मुफ्त बिजली भी दी, मुफ्त पानी भी दिया, और ये सब जो है ये हमने प्रदेश हित के लिए किया। लेकिन एक बहुत बड़ी विडंबना ये है कि 1985 के बाद से ये सब करने के बावजूद कोई भी सरकार जो है वो वापस पावर में नहीं आ पाई। ये एक बहुत बड़ा प्रश्न है। और प्रश्न ये है कि हम जो सोचते हैं जनता की ज़रूरत है, क्या वो असली में जनता की ज़रूरत है कि नहीं है, और जनता कौन है। मतलब अगर आप देखें कि जो सारे हमारे वर्ग 75 लाख की हमारी जो आबादी हिमाचल प्रदेश की है, वो जनमानस सोचता क्या है, उनकी असली ज़रूरतें क्या हैं, ये उनकी जो असली आकांक्षाएं और असली अपेक्षाएं क्या हैं, वो समझना बड़ा ज़रूरी है। और उसके ऊपर मैं थोड़ी सी चर्चा आज मैं करना चाहूँगा, क्योंकि हम सब ने वो करने की कोशिश की जो हमको लगा जनता के लिए ठीक था। हमने मुफ्त राशन भी दिए, हमने बिजली भी दी, हमने पानी भी दिया, हमने शिक्षा भी दी, हमने हेल्थ केयर भी दिया, हमने सब कुछ मुफ्त दिया। लेकिन उसके बाद भी शायद जनता को ये सारे स्टेप जो हैं वो रास नहीं आए। इसके पीछे की जो अवस्था है उसको जानने की एक बहुत हमारी जो है वो एक ज़रूरत है आज के ज़माने में। आज देखिए सर, 1980 से लेके अभी तक जो इलेक्शंस हुए हैं, 77 से लेके 82, 85, 90 और बाद के जो इलेक्शंस हैं, जो बच्चा 1980 में पैदा हुआ था या जो मतलब व्यक्ति उस समय 20-21 साल का था, उसके पास नेता गए, नेता ने उनको बोला कि देखिए हमारे यहाँ पे सड़क नहीं है। जैसे मैं फतेहपुर की मैं आपको एग्जांपल देता हूँ सर, 1977 में फतेहपुर के अंदर 9 किलोमीटर की टार रोड थी, सिर्फ 9 किलोमीटर की पक्की सड़क थी। उस समय जब हम जनता को जाकर बोलते थे कि हम आपकी सड़क बनाएंगे, उनको लगता था कि ये प्रोग्रेस है। उसके बाद 1990 में हमने उनको बोला कि सड़कें अब आपकी बन गई हैं, अब इनके ऊपर हम बसें चलाएंगे, उनको लगा कि ये प्रोग्रेस है। फिर हमने वहाँ पर बिजली लेके आए, हमने बिजली को 3 फेज किया, उसके बाद हम पानी लेके आए, और ये सारी जो है ये प्रगति के एक हमारे बेंचमार्क बनने स्टार्ट हो गए। लेकिन सर 2021-22 के अंदर जो व्यक्ति या जो बच्चा 2000 के अंदर पैदा हुआ था, उसको अगर मैं जाकर बोलूँ कि बेटा मैं सड़क लेके आऊँगा तो वो प्रगति होगी, तो वो उसको मानता नहीं है। क्योंकि 2000 के अंदर जब वो पैदा हुआ, उसके घर के सामने सड़क थी, उस सड़क के ऊपर सुचारू रूप से बसें भी चल रही थी, उसके घर के अंदर बिजली भी थी, उसके घर के अंदर पानी भी था। आज जो उसकी एक्सपेक्टेशन है, आज जो उसकी अपेक्षा है, वो कंप्लीटली डिफरेंट है।
आज फतेहपुर के अंदर अगर आप देखिए, मेरे गांव के अंदर 2 हिंदुस्तान बस रहे हैं। एक हिंदुस्तान वो है जिसको हम सोचते हैं हम जो दे रहे हैं वो उसको भाएगा, जैसे कि हम मुफ्त की बिजली देंगे, हम मुफ्त का पानी देंगे, हम अगर उसको मुफ्त की चिकित्सालय देंगे तो वो बड़ा खुश होगा। और उसी के साथ एक दूसरा भारत है, ये वो लड़का है, ये जो युवा है जो फतेहपुर के अंदर बैठ के या छोटे छोटे गाँव के अंदर बैठ के, नंगल के अंदर बैठ के, दमेटा के अंदर बैठ के वो रिमोट से यूएस की कंपनी के अंदर, आपकी जो है ऑस्ट्रेलिया की कंपनी के अंदर, आपकी यूरोपियन कंपनीज के अंदर वो रिमोट पे काम कर रहा है। इसको वो सब चीज़ें नहीं चाहिए जो हमको लगता है इनको चाहिए। आप देखिए इसकी रिक्वायरमेंट क्या है। इसकी रिक्वायरमेंट सबसे बड़ी है 24 घंटे की पावर। इसकी उससे बड़ी रिक्वायरमेंट ये है कि 3 फेस इलेक्ट्रिसिटी है, जिससे उसका एयर कंडीशनर जो है वो चलता रहे, क्योंकि जब वो एक जूम कॉल पे होता है तो पीछे वो पंखे की आवाज़ के ऊपर वो जूम कॉल की क्वालिटी नहीं देख सकता। इसको जो चाहिए, इसको चाहिए 3 फेस की, आपको इसको चाहिए अपना वाईफाई चाहिए, इसको हाई स्पीड इंटरनेट चाहिए। और ये सब इसकी रिक्वायरमेंट्स जो हैं, ये रिक्वायरमेंट्स उस ज़माने से टोटली डिफरेंट हैं जिस ज़माने के हिसाब से हम अपनी अर्थव्यवस्था को आज नियंत्रित करने की कोशिश कर रहे हैं। ये पूरा का पूरा एक डेमोग्राफिक शिफ्ट हो चुका है। 40 से 50% हिंदुस्तानी जो या हिमाचली आज वो हैं, और उनकी जो अपेक्षाएं, उनकी आकांक्षाएं वो हैं जिनके ऊपर शायद हम उस तरीके से गौर नहीं कर पाए। पिछली सरकारें उस तरीके से उनको हम देख नहीं पाई, और आगे भी जो है हम अगर इसको आज इसको हम एक रियलिटी चेक नहीं लेंगे तो आगे भी हम यही गलतियां जो है वो करते रहेंगे। अब सर मैं अर्थव्यवस्था के ऊपर आता हूं। जैसे कि मैंने आपको कहा कि टोटल हमारे यहाँ पर 75 लाख की आबादी है। अब ये 75 लाख की आबादी है कौन? मतलब अगर आप देखें कि ये हिमाचली जिसको हम बोलते हैं, जिसके लिए हम काम करते हैं, ये हिमाचल प्रदेश का जो एक वासी है, ये कौन है, इसको समझना बड़ा ज़रूरी है। और हमारा पैसा कहाँ पर और किसके ऊपर खर्च हो रहा है, इसको भी समझना बहुत ज़रूरी है। आप देखिए टोटल 75 लाख हिमाचलियों के अंदर हमारा एक वर्ग है जिसने हिमाचल प्रदेश को सुचारू रूप से चलाने में हमारी मदद की। ये वो लोग हैं, जब कहीं फ्लड आता है तो ये सबसे पहले जो है हमारी जो बिजली की तारों को ठीक करने पहुंचे होते हैं। जब कहीं पे हमारी स्कीमें जो हैं वो नष्ट होती हैं, सबसे पहले वहाँ पर मतलब अपनी जान को जोखिम में डालकर जो है वो उन स्कीमों को ठीक करने पहुंचे होते हैं। ये है हमारे सरकारी कर्मचारी, और इन सरकारी कर्मचारियों के बेस पर हिमाचल प्रदेश आज वहाँ है एक समृद्धशाली, और ये मतलब एक हर डेवलपमेंट इंडस्ट्रीज में एक टॉप की स्टेट इसीलिए बना है क्योंकि हमारे सरकारी कर्मचारी हैं। लेकिन एक फैक्ट ये भी है सर कि हिमाचल प्रदेश का इस साल का रेवेन्यू रिसीट जो है वो 42,000 करोड़ आएगा। 42,000 करोड़ मेरी रेवेन्यू की आय है, और बाकी जो मेरी कैपिटल वो है वो सब मिलाकर मेरे पास तकरीबन 55,000 करोड़ के आसपास जो है मेरे पास टोटल मेरी रिसीट्स हैं। इसके अंदर जो 24,000 करोड़ का खर्चा है वो सिर्फ और सिर्फ 24,000 करोड़ का खर्चा या लगभग 48% ये सिर्फ और सिर्फ जो है ये कर्मचारियों की पेंशन के ऊपर और कर्मचारियों की सैलरी के ऊपर खर्च हो रहा है। ये एक हकीकत है, ये बेसिकली एक रियलिटी है, और इस रियलिटी से हम मुंह नहीं मोड़ सकते। लेकिन इस रियलिटी का हमारी अर्थव्यवस्था पर, हमारे बजट पे क्या फर्क पड़ता है उसके ऊपर मैं थोड़ा सा बोलना चाहूँगा। सर आपने देखा होगा कि अगर सरकारी कर्मचारियों का अगर मैं डेमोग्राफिक सेटअप देखूं तो तकरीबन एक घर में 2-2, 3-3 कर्मचारी भी होते हैं कई परिवारों में, वहीं पे पेंशनर भी होता है और वहीं पे 2 जो है सरकारी कर्मचारी भी होते हैं। तो लगभग अगर मैं कैलकुलेट करूं 3 का मल्टीपल लेके, तो मेरे हिसाब से लगभग 15 लाख हिमाचली जो हैं वो एक सरकारी कर्मचारी और उनकी पेंशन और उनकी जो सैलरी है ये उनके ऊपर जो है उनका जो रहन सहन जो है वो चलता है। अब इस 15 लाख को अगर मैं 75 लाख से माइनस कर दूं तो टोटल मेरे पास बचता है 60 लाख। अब ये 60 लाख हिमाचली कौन है? ये वो है जिसके ऊपर जो पेंशन और सैलरी का व्यय हमारा नहीं हो रहा, जिसके ऊपर जो बाकी मेरा पैसा बचता है वो पैसा मैं खर्च इसके ऊपर करता हूँ, और जितना पैसा मेरा बचता है मतलब आफ्टर जो मैं अपनी सैलरी दे देता हूँ, मैं अपना इंटरेस्ट पे कर देता हूँ, उसके बाद मैं अपना लोन रीपे कर देता हूँ, जो पैसा मेरा बचता है ये बाकी लगभग 60 लाख हिमाचलियों के ऊपर व्यय होता है। तो मोटा मोटा मेरा बोलने का मतलब ये है सर कि 20% हिमाचली के ऊपर लगभग 50% मेरा खर्चा हो रहा है, और 60 लाख या 80% हिमाचली के ऊपर मेरा लगभग 20% जो है वो आज खर्च हो रहा है। ये आज की हमारी हकीकत है। और ये जो 60 लाख है ये कौन है? ये मेरे किसान हैं, ये मेरे बागवान भाई हैं, ये हमारे जवान हैं जो हमारे आर्मी में काम करते हैं। इसके साथ साथ ये वो लोग हैं जो दिहाड़ी लगाते हैं मनरेगा की, इसमें वो लोग आते हैं जो छोटे दुकानदारों के पास काम करते हैं, इसमें जो है जो प्राइवेट सेक्टर के अंदर जो वो काम कर रहे हैं, और काफ़ी लोग कुछ ऐसे हैं जिनके छोटे मोटे धंधे हैं, व्यापार है। और
ये 60 लाख की जनसंख्या जो है, ये वो जनसंख्या है जो आपको 5 साल के बाद बता देती है कि क्या हम आपके काम से खुश हैं कि नहीं है। क्योंकि जो हमारे स्टेप्स हैं वो स्टेप्स एक यूनि डायरेक्शन में चलते हैं। हम ये सोचते हैं कि हमारे जो लोगों की एक व्यवस्था है या माइंडसेट या मेंटालिटी है वो एक तरीके से है, लेकिन इनका रिएक्शन जो होता है, रिएक्शन बिल्कुल ही डिफरेंट होता है। अब मैं आपको 2 एग्जाम्पल देता हूँ सर। एक छोटा सा एग्जाम्पल है किसानों का। सर, रियाड़ी मंडी फतेहपुर के अंदर एक अनाज मंडी है जो आज से लगभग 2-2.5 साल पहले शुरू हुई, और मुझे बताते हुए बड़ा गर्व महसूस हो रहा है कि पिछले साल ये रियाड़ी मंडी जो है ये हिमाचल प्रदेश की वीट प्रोक्योरमेंट में नंबर 1 मंडी साबित हुई है। पूरे हिमाचल प्रदेश की वीट प्रोक्योरमेंट में नंबर 1 मंडी जो है रियाड़ी मंडी है, ये फतेहपुर के अंदर है। अब इस रियाड़ी मंडी में हुआ क्या सर, आप जानते हैं कि पिछली बार फ्लड आए। फ्लड से क्या हुआ कि हमारी एक लाइफलाइन है, इस लाइफलाइन का नाम है शाह नहर। अब ये शाह नहर जो है, ये शाह नहर कुछ पोर्शंस में डैमेज हो गई। अब जब शाह नहर कुछ पोर्शंस में डैमेज होगी, और डैमेज क्यों हुई इसके पीछे भी बड़ी अजीब कहानी है। क्योंकि जब नीति आयोग और प्लानिंग कमीशन का जब बदला हुआ था, जब ये इंटरचेंज हुआ था, तो उसके बाद से शाह नहर के अंदर पिछले लगभग 7 साल से रिपेयर मेंटेनेंस के पैसे आने बंद हो गए। रिपेयर मेंटेनेंस अगर आप किसी चीज़ की नहीं करेंगे तो वो चीज़ डैमेज होगी। इस डैमेज का खमियाजा सबसे बड़ा ये हुआ कि जब हमारे धान का सीजन आया, इस धान के सीजन में हम धान की फसल उस तरीके से नहीं लगा पाए। दूसरा, इंद्रदेव भी हम पर कुछ ज़्यादा ही मेहरबान थे इस बार, वो भी हमारा कामकाज जो है जो पूरा हो नहीं पाया। तीसरी चीज़ क्या है कि इलेक्ट्रिसिटी की समस्या, वो भी पिछले 5-6 साल से जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं, वही कंपाउंड होते होते क्या हुआ कि किसानों की अपनी मोटरें जो है वो मोटरें चल नहीं पाई, मोटरें जल गई। हमारे ट्रांसफार्मर्स फूक गए, मतलब जहाँ पर 100 kVA का ट्रांसफार्मर लगा था वहाँ पे 450 kVA का ट्रांसफार्मर भी है जो उसको कर नहीं पाया। सो मच सो कि इवन टुडे आज वहाँ का ट्रांसफार्मर जो है वो जला हुआ है। तो अब अगर आप उस किसान को जाके बोलोगे कि भैया देखो ऐसा है कि हम आपके लिए सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन मतलब कुछ ऐसी मतलब समस्याएं हैं जिनकी वजह से काम हो नहीं पा रहे, तो वो नहीं सुनता। उसको सुनने की ना तो ज़रूरत है और ना ही उसको सुनने का उसका एप्टीट्यूड है, क्योंकि उसकी जो रोजी रोटी है वो रोजी रोटी सिर्फ एक काम पे चलती है, वो काम है सिंचाई। सिंचाई के लिए या तो उसको नहर का पानी चाहिए या उसको बिजली चाहिए। अगर हम दोनों ना दे पाएं तो ये हमारे लिए डेट्रीमेंटल हो जाता है। तो मेरे बोलने का मतलब ये है कि उस तबके को ये फर्क नहीं पड़ता कि हमने ओपीएस दे दिया, उसको ये फर्क नहीं पड़ता कि हम डीए की इंस्टॉलमेंट देंगे, उसको फर्क ये पड़ता है क्या मेरी नहर को आप रिपेयर कराओगे कि नहीं कराओगे। और सर, इन सब चीज़ों के लिए एक चीज़ की ज़रूरत है, वो है धन की। और ये धन की ज़रूरत इसलिए है क्योंकि मेरे पास एक लिमिटेड एबिलिटी है अपने जो है बैलेंस शीट को बढ़ाने की। और आज अगर आप देखिए हमारी जो भी समस्याएं हैं, ये समस्याएं सिर्फ एक चीज़ से हैं कि एक बहुत अच्छी बात बोली थी विपिन परमार जी ने, वो चले गए, कि जो राजा होता है उसको अपना दिल जो है वो बड़ा रखना चाहिए। जो हमारे राजा हैं सर, आप ये देखिए कि पिछले लगभग 2 साल में, मतलब जो हमारी इस समय हिमाचल प्रदेश की अर्थव्यवस्था है, इसमें हमारा पीडीएनएस का पैसा जो है वो नहीं दिया गया। सर, राजा का दिल बड़ा होना चाहिए, मैं उसी पे बात कर रहा हूँ। और राजा अगर बड़ा दिल दिखाए तो ये वही राज्य है जहाँ पर उनको मतलब हर प्रकार के व्यंजन पसंद हैं, जहाँ पर अगर वो चाहें तो अपने बजट में जो इस बार उन्होंने बाकी 3 राज्यों के लिए, असम, सिक्किम और उत्तराखंड के लिए जो डायरेक्ट सहयोग उन्होंने बोला, वो हिमाचल के लिए भी बोल सकते थे, लेकिन इसलिए नहीं बोला क्योंकि ये कांग्रेस शासित राज्य है। तो राजा अगर बड़ा दिल दिखाएगा तभी जाकर छोटे राज्यों का जो है उद्धार हो पाएगा। और सर, मेरा ये मानना है कि अगले 3 साल तक जो ये सरकार है एक संकीर्ण मानसिकता और एक संकुचित दिल के साथ चलेगी। हमको अपने रिसोर्सेज खुद जनरेट करने पड़ेंगे, और ये रिसोर्सेज को जनरेट करने के लिए सर जो पहल आपने की है, अब मैं मुख्यमंत्री जी से अपील करूंगा कि सर जो पहल आपने शुरू की है, ये पहल एक इतनी बढ़िया पहल है कि इसके ऊपर अगर आप देखिए कि हमारे को मैंडेट क्या मिला। सर, 2022 में हम पूर्ण बहुमत के साथ जीत कर आए, हमारे 40 एमएलए थे, 68 लोगों के साथ 68 एमएलए की इस विधानसभा में हम 40 एमएलए जो है हम जीत के आए। टोटल जीत प्रतिशत थी 58%, 58% ऑफ द टोटल हाउस वाज कांग्रेस। उसके बाद क्या हुआ सर कि कोशिश की गई कि किसी तरीके से षड्यंत्र हो, किसी तरीके से उस सरकार को गिरा दिया जाए, और उस सिलसिले में हमारे 9 साथी जो थे वो रिजाइन कर गए, और रिजाइन करके वो दोबारा जो है वो मैंडेट लेने जो है वो जनता के पास गए। सर, इस बार मैंडेट मिला, लेकिन ये मैंडेट जो था ये मैंडेट सरकार के लिए नहीं था, ये मैंडेट था ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू की लीडरशिप पे।
ये वर्डिक्ट इनके ऊपर थी, और ये वर्डिक्ट इनके ऊपर इसलिए थी क्योंकि अगर ये हम हारते तो ये इनकी हार थी, और अगर हम जीते हैं तो ये इनकी जीत है, क्योंकि पूरे केंद्र सरकार से, पूरे मतलब आप देखिए हमारे राज्यों से, आसपास के राज्यों से कोशिश की गई थी कि हम ये इलेक्शन जो है हम जीत ना पाए। सर ये मैंडेट किस चीज का मिला है, ये जानना बड़ा जरूरी है। ये मैंडेट मिला है कि लोगों ने एक चीज बोल दी, और ये मैंडेट कितना है सर, 9 में से हम 6 सीट जीत के आए हैं, ये है 66.6%। इसका मतलब 58 से 66 पे पहुंचना, और वो भी 1.5 साल में, ये एंटी इनकम्बेंसी नहीं है। जो मैं आपको बोल रहा था कोई सरकार रिपीट नहीं की, वो रिपीट इसलिए नहीं की क्योंकि पॉलिसीज लोगों को पसंद नहीं आई। आज अगर हमने 1.5 साल के अंदर अपने मैंडेट को 58 से 66 पे लेके गए हैं, इसका मतलब ये है कि जो पॉलिसीज, जो मतलब छवि माननीय मुख्यमंत्री की है, जो वर्किंग स्टाइल जो है हम इस सरकार का है, लोगों ने इस पे थंपिंग हमको जो है मेजॉरिटी दी है, और हमको बोला है कि जो काम आप कर रहे हो आप उसके कायम रहो। और ये काम क्या है सर, जैसे मैं बोल रहा हूं कि अर्थव्यवस्था को अगर हमने अभी सुदृढ़ करना है, इसको अगर ऊपर लेके जाना है हमको, मुझे नहीं लगता कि कहीं देखने की जरूरत है। आपने जो स्टेप लेने शुरू किए हैं, हमको उसी के ऊपर कायम रहने की जरूरत है। और इसमें मैं 2-3 चीजें मैं बताना चाहूंगा सर, कि 1991 में जब भारत की अर्थव्यवस्था एकदम डोलड्रम्स में थी, सोना जो गिरवी रखा हुआ था चंद्रशेखर जी की सरकार ने, और उसके बाद जो उसको जो है वापस लियाया गया, लिबरलाइजेशन की शुरुआत जो है वो माननीय हमारे पीवी नरसिम्हा राव जी हमारे प्रधानमंत्री थे, और हमारे जो माननीय मनमोहन सिंह जी हमारे फाइनेंस मिनिस्टर थे। लिबरलाइजेशन की शुरुआत, आज जो हिंदुस्तान आप देख रहे हैं, इसकी शुरुआत 1991 में मनमोहन सिंह जी और पीवी नरसिम्हा राव जी की हुई है। और सर आज हिमाचल प्रदेश उसी जो है वो डगर पे खड़ा है, आज हम उसी दहलीज पे खड़े हैं। और आज जरूरत है सिर्फ और सिर्फ एक चीज की, आज लोगों को, और लोग बारी बारी बोलकर हमको रिजेक्ट कर चुके हैं, लोगों को मुफ्त का पानी नहीं चाहिए, लोगों को मुफ्त की बिजली नहीं चाहिए, उनको मुफ्त का राशन नहीं चाहिए, उनको डिस्पेंसरियां जगह जगह पर नहीं चाहिए जहां नर्स भी नहीं होती। वो मांग रहे हैं क्वालिटी हेल्थ केयर, वो मांग रहे हैं क्वालिटी इलेक्ट्रिसिटी, वो मांग रहे हैं क्वालिटी ऑफ वाटर, वो मांग रहे हैं क्वालिटी ऑफ रोड्स। और ये क्वालिटी देने के लिए सर हमको जरूरत है एक पूरी की पूरी ट्रांसफॉर्मेशन की, जिसको आपने व्यवस्था परिवर्तन के नाम से ऑलरेडी स्टार्ट कर दिया है। और इसके अंदर अगर आप 2-3 पॉइंट्स अगर आप देखेंगे तो सर ये है कि एक महायज्ञ है, और इस महायज्ञ में जब मैं छोटा बच्चा होता था 6th-7th में, तब मैं देखता था रामायण के अंदर कि जब भी ऋषि मुनि यज्ञ करने आते थे सर, तो राक्षस जो हैं उसमें विघ्न डालने आते थे। ये भी एक बहुत बड़ा यज्ञ है, राक्षस इसमें भी आएंगे, पर हमने डरना नहीं है, क्योंकि आपके साथ आपके सारे विधायक जो है कंधे से कंधा मिला के खड़े हैं सर। और ये जो हम काम करने जा रहे हैं, ये सिर्फ आज का हिमाचल नहीं, बल्कि आपका 2032 का जो हिमाचल है ना, वो जो सबसे ज्यादा समृद्धशाली बन जाएगा, वो हमको याद करेगा। और अंत में सर 2-3 बातें हैं, इसके ऊपर मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा, और वो ये है कि अगर आप देखें, सर सामने आ जाएंगे जब यज्ञ स्टार्ट होगा। आपको नहीं बोला सर, आपको नहीं बोला, बहुत है जी, बहुत है। हाँ जी सर, जो हाँ जी, चलिए चलिए, प्लीज 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 भवानी जी, सर अगर आप रिफॉर्म्स की बात करें, आप ऑलरेडी स्टार्ट उसमें एक शुरुआत कर ही चुके हैं, लेकिन मेरी नज़र में जो सबसे बड़ा हमारे पास एक अपॉर्चुनिटी है वो HPSCBL है सर, हमारा पावर सेक्टर में ना केवल पावर जनरेशन, जहां पर आज हमारी कॉस्ट जो भी 7-8 रुपए हाइड्रो पावर की आ रही है, इसको अगर हम 2-2.5 रुपए पे लेके जाते हैं, मेरे हिसाब से उसी में लगभग मतलब एक 1500-1600 करोड़ की जो है अपसाइड आ जाती है। दूसरा हमारा जो है वो पावर डिस्ट्रीब्यूशन है, जो हमारे डिस्ट्रीब्यूशन लॉसेज हैं जो भी 13-14% पे आज हैं, इनको रैशनलाइज करने की अगर हम कोशिश करें तो ये काफ़ी हद तक जो है ये हमारे लिए एक रेवेन्यू एनहेंसिंग एक टूल बन जाता है। और तीसरा हमारी जो पावर परचेज है, ये पावर परचेज पॉलिसी के ऊपर भी अगर हम थोड़ा मतलब इसके ऊपर थोड़ा स्ट्रिंजेंसी अगर हम लिखा दें तो ये भी एक बहुत बड़ा हमारा पैसे का एक टूल बनता है। लगभग 6000 करोड़ मेगावाट की डेफिशिएंसी है आज हिमाचल के अंदर, जो आप सोलर पावर का हमने इनिशिएटिव स्टार्ट किया है, ये डेफिशिएंसी पूरी अगर हम करते हैं 800-900 करोड़ का और हमारा रेवेन्यू एनहांसमेंट होता है। इसके साथ साथ मेरा फेवरेट टॉपिक जो है वो है माइनिंग। और माइनिंग इसलिए नहीं कि मतलब माइनिंग वालों से मेरी कोई दुश्मनी है, मेरे को अवैध माइनिंग से समस्या है। और अवैध माइनिंग में जैसे कि सबने बोला, मतलब
जो हमारे बॉर्डर एरियाज हैं कि पंजाब से लोग आते हैं, पंजाब से लोग आके हमारी खड्डों में माइनिंग करते हैं और हमारे जो है मटेरियल को लेके चले जाते हैं। सर, इसका सबसे बढ़िया तरीका ये है कि अगर आप राखें वहाँ पे लगा दें, जो छोटे हमारे लाइसेंसेस हैं, सरकार की हमारी जो है वो खड्ड है, सरकार की खड्ड में अगर मैं अपने बेरोजगार युवकों को जिनके पास एग्रीकल्चर के ट्रैक्टर हैं उनको अगर मैं 25-25 हज़ार रुपए में माइनिंग लीज अगर मैं दे दूं, अगर एक खड्ड पे अगर हम 4 लीज भी दे देते हैं, मैं कह रहा हूं मजाल है कि पंजाब का कोई बंदा अपना ट्रक लेके वहां आ जाए, उसको रात को ही जला डालेंगे सारे के सारे। मतलब वो एक प्रोटेक्शन का टूल है, वो एक रेवेन्यू का टूल है और वो एक एम्प्लॉयमेंट का टूल है। सो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि छोटे लाइसेंसेस हमारी खड्डों के लिए, हमारे लोकल नौजवानों के लिए, और ये कोई मतलब बड़े हमें उद्योगपतियों को या बड़े हम क्रशर मालिकों को नहीं देना, हमने अपने लोगों को देना है जो कि वहाँ के लोकल रेजिडेंट्स हैं। और इसके साथ सर एक्साइज पॉलिसी में भी आप देखें सर, हर कॉन्स्टिट्यूएंसी के अंदर, हर पंचायत के अंदर कम से कम 2 अड्डे ऐसे होते हैं जो अवैध शराब बेच रहे हैं। अब अवैध शराब इसलिए है क्योंकि हमने उसको लीगलाइज नहीं किया है। ये वो शराब है जो कि बिना एक्साइज के निकलती है, जो हमारे आसपास की डिस्टिलरीज हैं वो उसी को निकाल के जो है बेचती हैं। सरकार को रेवेन्यू नहीं मिल रहा, हमको क्वालिटी का कुछ पता नहीं। अगर हम छोटे बार लाइसेंसेस 5,000 रुपये, 12,000 रुपये, 25,000 रुपये के ऊपर अगर हम लगा देते हैं, जिसमें कंडीशन सिर्फ एक हो कि जो भी ये लाइसेंस लेता है उसको मैंडेटरी जो कोटा है वो उठाना पड़ेगा ठेके से, मेरी रेवेन्यू एनहांसमेंट होगी, मेरी स्पूरियस लिकर का जो है वो खत्म होगा और इसमें भी एक एम्प्लॉयमेंट को बढ़ने की एक अपॉर्चुनिटी मिलती है। इसके बाद सर फॉरेस्ट पॉलिसी है, और फॉरेस्ट पॉलिसी के अलावा सर हमारे प्रॉफिट सेंटर हैं, जो हमारे PSU, जो हमारे जो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स हैं, HRTC should be treated as a profit center, HPMC should be treated as a profit center। इन सब के ऊपर अगर हम मतलब लग के काम करेंगे, मुझे नहीं लगता कि जिस प्रकार हमको जो है एक ब्लैकमेल का जो सामना करना पड़ता है कि भैया आपकी हमने गर्दन पकड़ रखी है और अगर आप हमारे सामने नमस्ते नहीं करोगे, हमारे सामने अगर आप दंडवत प्रणाम नहीं करोगे, आपको पैसा नहीं देंगे। सर, इससे हम निकल जाएंगे और हर एक हिमाचली जो है, जो हमारे युवा हैं, जो हमारे नौजवान हैं, ये सारे हमको याद रखेंगे कि ये वो सरकार थी जो जाते जाते ये नहीं बोल के गई कि जी हम खजाना खाली करके जा रहे हैं, लेकिन हम खजाने को भर के जाएंगे। और सर अंत में माखनलाल चतुर्वेदी जी की 4 लाइनें हैं। माखनलाल चतुर्वेदी, चाह नहीं मैं सुरबाला के गहनों में गूंथा जाऊं, चाह नहीं मैं सुरबाला के गहनों में गूंथा जाऊं, चाह नहीं प्रेमी माला में बिंद प्यारी को ललचाऊं, मुझे तोड़ लेना बनमाली उस पथ पर देना फेंक, हिमाचल प्रदेश की आर्थिकी को सुदृढ़ बनाने जिस पथ लिए जाएं कदम अनेक, जिस पथ लिए जाएं कदम अनेक। आपने मुझे बोलने का मौका दिया, धन्यवाद। थैंक यू।